राधे राधे आप सभी को। आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। 17 जुलाई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। आज के सेशन में जो थंबनेल में सवाल है ना, ये सेम क्वेश्चन एचएसएससी 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी है और ये रैंक जब लास्ट टाइम अपडेट हुई थी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा था उन्होंने, और अब एक फिर नया अपडेट आया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। अच्छे से आज के सेशन को देखना समझना आप लोग, और काफ़ी डेप्थ में भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी को राधे राधे। अगर आप मुझसे कंप्लीट एचएसएससी सीईटी मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा। लास्ट बैच है, इसे आप ले लीजिएगा। अभी भी अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो प्लीज़ कन्फ्यूज़न दूर करिएगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो भटकिएगा मत इधर उधर। पढ़ना है 60 के 60 मिनट लेक्चर में, तो आपके लिए परफेक्ट बैच है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल आपसे सवाल पूछा था, ठीक जवाब क्या होगा कि किसने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल जो बनवाया था वो दारा शिकोह के द्वारा बनवाया गया था। दारा शिकोह सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा है और अपने भाई औरंगजेब के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध हारने के बाद मारा गया था। इसको बहुत ही उदार मुस्लिम के नाम से जाना करते थे। हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच में समानताएं खोजने की कोशिश की थी। भागवत गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का जो है फारसी अनुवाद भी इन्होंने ही करवाया था। दारा सिकों ने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। ये मकबरा देश के जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके अंदर शामिल है। बहुत अच्छा संगमरमर के उपयोग से इसको तैयार किया गया। ताजमहल के लगभग जैसा जैसा ही है। एक सूफी संत थे शेख चिल्ली, इनकी याद में 1650 में ये बनवाया गया था और शेख चिल्ली के मकबरे के रूप में आज इसको हम जानते हैं, या इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं हम लोग। खैर, आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक आईटी सक्षम युवा योजना साल 2024 इसकी शुरुआत की है। इस योजना का टारगेट पहले चरण में कितने युवाओं को रोजगार देना है? तो हरियाणा के अंदर पहले चरण में टोटल 5,000 युवाओं को रोजगार देना है, इसका टारगेट है। अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मिशन 60,000 मतलब 60,000 लोगों को रोजगार देंगे। इसकी घोषणा साल 2024-25 के बजट के दौरान हुई थी। इसका टारगेट है गरीबी जो रेखा से नीचे परिवार आते हैं या गरीब परिवार है, इनको कम से कम ऐसे युवाओं को 60,000 युवाओं को रोजगार देना। और इस योजना के अंतर्गत जो आईटी सेक्टर से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, हरियाणा आईटी कार्यक्रम में जो भाग ले सकेंगे और उनको विशेष रूप से डिज़ाइन जो है ना किया जाएगा। एक इनका अलग से पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा जो लगभग 3 महीने का होगा। और आईटी सक्षम युवा जो भी होंगे वो पहले 6 महीने के लिए 20,000 रुपये का उनको सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद में इनकी सैलरी है बढ़ के 25,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। आईटी सक्षम युवा जो है ना नियुक्ति हासिल करने में असमर्थ है तो सरकार उनको 10,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता भी देगी। मतलब मान लेते हैं कोई आईटी से रिलेटेड है बच्चा जिसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो उनको 10,000 रुपये पर मंथ बेरोजगारी भत्ता भी देगी सरकार। इसके लिए कुछ एजेंसियां हैं हरियाणा में, जैसे एक तो है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको हार्ट्रॉन कहते हैं। इसके अलावा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ये हरियाणा के पलवल के दूधोला में है। हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड HKCL है। इन सभी के द्वारा ही ये मिशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी के रूप में SVSU हरियाणा कौशल विकास मिशन, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन HSDM, इनके द्वारा ही ये इनका सिलेबस और इनको जॉब के लिए कंप्लीट करिकुलम जो है ना वो तैयार किया गया है अभी हाल ही में। वैसे ये हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट मिशन है क्या? इसकी स्थापना 2015 मई में हुई थी और इसमें युवाओं को स्किल दे के, स्किल उनको सिखा के 1 महीना 2 महीने का कोर्स करके और उसके बाद में उनको जॉब लगाना एक सीधा सा टारगेट है। आर्थिक सर्वांगीण विकास करना एक सीधा सा इसका टारगेट है। सरकारी जॉब की तरफ तो बहुत ज़्यादा देखो ध्यान है नहीं सरकार का, परमानेंट या सरकारी जॉब की तरफ। आजकल बस ऐसा है कि जॉब देनी है तो वही मतलब 20-25 हज़ार रुपये सैलरी वाली जॉब देके, और एक सरकार अपने नग पूरे करने की कोशिश में है। सीरियसली ये बहुत ज़्यादा एक वीक पॉइंट है। ठीक है, आप ऐसी जॉब भी दो, अच्छी बात है, लेकिन
बहुत लंबे टाइम से परमानेंट वैकेंसी भी फिल नहीं हुई है, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये तो तब अच्छा लगता है जब रेगुलर आपकी परमानेंट वैकेंसी फिल होती ही जा रही है, इन बिटवीन बीच में एक आधी बार कुछ ऐसा भी हो गया। बहुत लोग हैं, बहुत बेरोजगार युवा हैं, तो सबको ही जॉब मिल जाएगी इस बहाने तो। सो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में आई नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स साल 2023-24 में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली ध्यान रखना। इसमें हरियाणा का नंबर तो 13th नंबर है। अभी 12 जुलाई 2024 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग ने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड फॉर 2023-2024 का 4th नंबर का संस्करण है वो जारी किया है। भारत का एसडीजी स्कोर कुल मिला के 66 अंक है, तो 2020-21 से बढ़ के 71 हो गया। मतलब पहले 66 था, अब 71 हो चुका है। ये वृद्धि गरीबी में कमी आई है, आर्थिक विकास जो हुआ है पूरे भारत का, जलवायु पे भी कार्रवाई हुई है, भूमि जीवन इन सभी में ही हमने योगदान दिया है ओवरऑल। तो लास्ट आया था 2020-21 का, उसमें उससे हम लोग बढ़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया में 71 पोजीशन पे हैं। अगर आप इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हो तो हम लोग 66 से 71 पे आए। 1 नंबर पे इसमें जो है ना केरल है, 2 पे उत्तराखंड है, 3 पे तमिलनाडु, 4 पे गोवा, 5 हिमाचल, 6 पे इसमें पंजाब है, 7 सिक्किम है, 8 कर्नाटक है, 9 आंध्र प्रदेश है, 10 इसमें गुजरात है और 11 नंबर पे तेलंगाना, 12 नंबर पे महाराष्ट्र और 13वें नंबर पे जो है ना इसमें हरियाणा है। ठीक है, तो ये टॉप पे है। वैसे मैं आपको यूं कहूं तो पहले दूसरा पहला एक, ये दोनों एक ही पोजीशन पे, इनकी रैंक आप देखोगे तो बराबर बराबर है बिल्कुल। तो ऐसे नंबर देखने की बात करते हो आप, वैसे मतलब लिस्ट वाइज तो हम 13 नंबर पे हैं, लेकिन अगर नंबर वाइज देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपका बदल जाएगा रैंक। क्यों बदल जाएगा बताता हूँ। देखो दोनों ये पहली पोजीशन पे है, ठीक है ना। ये दोनों पहली पोजीशन पे हो गए। अच्छा, उसके बाद में दूसरी पोजीशन पे ये हो गया और तीसरी पोजीशन पे गोवा हिमाचल के देखो बिल्कुल बराबर बराबर रैंक है इसमें, ठीक है ना। चौथी पोजीशन पे सिक्किम और के साथ साथ जो है ना वो पंजाब, इनके भी बिल्कुल बराबर बराबर रैंक है। तीसरी पे हो गया, चौथी पोजीशन पे हो गया। उसके बाद में 5वीं पोजीशन पे कर्नाटका आता है और 6वीं पोजीशन पे आंध्र और गुजरात दोनों बराबर है। आंध्र, गुजरात और इवन तेलंगाना ये बिल्कुल बराबर है। इनके तीनों के 74 नंबर है, बराबर बराबर है ये, ठीक है ना। तो ये जो पोजीशन है ना इनके आंध्र, गुजरात और तेलंगाना, ये 6th पोजीशन पे है और 7th पे ये है। और ऐसे अगर पोजीशन वाइज देखा जाए तो हरियाणा का नंबर कौन सा आएगा? 8वां नंबर आएगा। तो लिस्ट वाइज देखा जाए राज्यों का तो वो है नंबर हमारा 13वां, और वैसे अगर रैंक वाइज देखा जाए तो इसमें है नंबर 8वां। ये मैंने अलग से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनाया था, मैंने सोचा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिस्ट वाइज नंबर बनाया तो मैंने इसमें आपको 13वां बता दिया, और वैसे नंबर वाइज मैंने आपको ये समझा दिया पूरा ताकि आप समझ जाओ इसको, राइट। चलो अगला एक सवाल है कि नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स में हरियाणा के मार्क्स कितने आए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा एसआई के पेपर में ऐसा सेम सवाल था। हरियाणा के 72 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि देखो हरियाणा के पिछली बार 67 थे, इस बार 72 मार्क्स आए हैं, तो मतलब हम इंक्रीमेंट में आए हैं। 5 पॉइंट हम लोग जो है ना पहले से इंक्रीज हुए हैं, अच्छी बात है ये वाली भी, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें रैंक आप लोगों को दिखा रहा था कि पहले नंबर पे कौन है। पहले नंबर पे ओवरऑल देखिएगा केरल और उत्तराखंड है 79 स्कोर के साथ में। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है 78 स्कोर के साथ में। तीसरे नंबर पे गोवा हिमाचल बराबर है 77 स्कोर के साथ। चौथे नंबर पे जो है ना पंजाब और सिक्किम है 76 पे। 5वें नंबर पे आता है इसमें कर्नाटक राज्य है 75 पे। ऐसे रैंक वाइज 8वां रैंक है हरियाणा का। लास्ट के स्कोर में बिहार है सबसे लास्ट, 57 स्कोर है। झारखंड 62 पे है। नागालैंड मेघालय 63 है। अरुणाचल और के साथ साथ आसाम है 65 है। उड़ीसा 66 है। ये सबसे निचले स्तर के 5 राज्यों की कैटेगरी है। अभी नीति आयोग की एसडीजी रैंक में केंद्र शासित प्रदेश सबसे टॉप कौन सा है? यूनियन टेरिटरी में सबसे टॉप है वो चंडीगढ़ है, ठीक है ना। चंडीगढ़ जो है ना मतलब इसमें कौन से स्थान पे? चंडीगढ़ पहले स्थान पे है। तो केंद्र शासित प्रदेश में टॉप 5 में प्रदर्शन करने में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है 77 रैंक के साथ इंडेक्स में, मतलब और 77 मार्क्स हो गए मतलब। और जम्मू कश्मीर जो है ना ये 74 के साथ में 2 नंबर पे है। पुदुचेरी जो है ना 3 नंबर पे 74। अंडमान निकोबार 4 नंबर पे। दिल्ली जो है ना इसमें 5वें नंबर पे है टॉप 5 में। तो दिल्ली का पूछा जा सकता है, जरूर याद कर लेना। बिहार सबसे लास्ट है, याद कर लेना। उत्तराखंड और केरल है, ये दोनों बराबर है, पहले पोजिशन पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कौन महत्वपूर्ण पर्सन है उनके बारे में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम सुमन के बेरी है। इस समारोह में BVR सुब्रमण्यम मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, CEO है। इसके अलावा नीति आयोग में जो और भी कुछ पर्सन्स हैं वो भी इसमें इस रैंक को जो पब्लिश किया था ना, तो वो लोग भी शामिल थे इसमें। अच्छा, इस रैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल 113 पॉइंट को देखा जाता है। इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको उनका जो कार्यक्रम है, उनका जो स्टैटिक्स है ना, उनको बेसिकली मेजर किया जाता है। और जो नीति आयोग के टोटल 17 गोल है और उन गोल को चेक किया जाता है। 16 गोल को मेन रूप से जो है इसमें देखा जाता है। उसमें 0 से 100 के बीच में स्कोर होता है। जैसे मान लो किसी राज्य ने 100 के 100 नंबर ले लिए तो 2030 तक 100% हमारा करने का टारगेट है, उसने पहले ही हासिल कर लिया मान लो। SDG स्कोर में जिसके 0 से 49 मार्क्स के अंडर आता है वो आकांक्षी होता है। जो प्रदर्शक होता है वो 50 से 64 में है। फ्रंट रनर है 65 से 99 में। और जो सफल होता है वो है 100 वाला। तो हरियाणा मतलब मान के चलो फ्रंट रनर में आया है, ठीक है। और आकांक्षी मतलब बहुत जिसमें पिछड़ा क्षेत्र है, जिसको आगे ले जाने का टारगेट रहता ही रहता है हमेशा, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसमें दो टारगेट, जैसे एक वन है गरीबी को हटाने का। तो गरीबी हटाने में तमिलनाडु सबसे टॉप रहा है। उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, ये टॉप पे है यूनियन टेरिटरी में। भूखमरी से मुक्ति में केरल सबसे टॉप पे है। पुडुचेरी केंद्र शासित में टॉप में है। अच्छा स्वास्थ्य या खुशहाली के मामले में गुजरात टॉप पे रहा है। दिल्ली जो है ना इसमें यूनियन टेरिटरी में टॉप में रहा है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में केरल सबसे टॉप पे है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी में टॉप में है। लैंगिक समानता में नागालैंड सबसे अच्छा रहा है, मतलब महिला पुरुषों में भेदभाव ना करना। लक्षद्वीप इसमें केंद्र शासित में टॉप में है। साफ पानी है, स्वच्छता में गोवा टॉप पे है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना वो यूनियन टेरिटरी में टॉप पे है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करें, आंध्र प्रदेश टॉप में रहा है। इसके बाद असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश ये है। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में टॉप में है। फिर चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये शामिल है। सभ्य कार्य, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में हिमाचल टॉप में है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी ये टॉप में है। उद्योगों में, नवाचार, इनोवेशन में और बुनियादी ढांचा है वो तैयार करने में गोवा टॉप पे है। पुडुचेरी जो है ना इसमें यूनियन टेरिटरी में टॉप में है। असमानता में कमी है, गोवा टॉप में। पुडुचेरी केंद्र शासित में टॉप में। स्थायी शहर समुदाय के मामले में महाराष्ट्र टॉप में है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में टॉप में है। जिम्मेदारी, उपभोग और उत्पादन के मामले में त्रिपुरा टॉप में है। जम्मू एंड कश्मीर इसमें केंद्र शासित में टॉप में। जलवायु पे जो कार्रवाई की है उसमें सिक्किम टॉप पे है। तमिलनाडु टॉप पे है उसके बाद में। फिर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में अच्छा है। इसके बाद में अगला जो है वो है हमारे पास में कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के नीचे मतलब लाइफ बिलो वाटर, जैसे कि आप कहिएगा मछली वगैरह इनके लिए। तो इसमें राज्यों में पश्चिम बंगाल जो है ना वो टॉप पे है इसमें। और इसके बाद करते हैं भूमि पर जीवन, लाइफ अबोव वाटर, इसमें झारखंड टॉप पे है। त्रिपुरा भी अच्छा है इसमें। यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली और दमन दीव है। शांति, न्याय, मजबूत संस्थान, इन सभी में गुजरात टॉप पे। लद्दाख जो है ना वो इसमें यूनियन टेरिटरी में। हरियाणा हालांकि किसी भी टारगेट में वैसे ओवरऑल नंबर तो ठीक है, लेकिन ऐसे इनमें सबसे ऊपर वाले में नहीं आया है किसी में ही। और इसी की बात करें तो SDG में प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते 4 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए गए हैं। 11 करोड़ शौचालय बने हैं। 2.23 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए हैं। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें फ्री गैस सिलेंडर जो मिलता है, 10 करोड़ लाभार्थी पूरे हो गए हैं। मीरा मांझी अयोध्या की है, 10 करोड़वीं यूजर। मोदी जी उनके घर पे गए थे, चाय भी पी थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कवर कर लिया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख तक फ्री जिसमें इलाज मिलता है, उसमें 30 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को कवर किया गया है। 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक पहुंच प्रदान की गई है, जो दवाएं वगैरह प्रदान करते हैं तकरीबन। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही अध्यक्ष हैं इसके। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। CEO BVR सुब्रमण्यम है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना 2015 में हुई थी योजना आयोग की जगह पे, ठीक है। चलिए सर, आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के किस कवि को सूर्य कवि और तानसेन के नाम से जाना जाता था, तो बताओ इसके बारे में विस्तार से। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखना आप लोग। आप सभी को राधे राधे।